Hello and welcome to learning session. Today we are going to start chapter number 5 in your course, and before we get into the lecture please do download our learning session IBF exams app because इसमें आपको और भी बहुत सारे courses देखने को मिलेंगे. You can get questions, you can get notes, so please do check out. It's going to help you a lot. And similarly, अगर आपको daily updates चाहिए and you want to see the new videos that we are putting out or new courses that we are bringing out, तो आप हमारा Telegram community भी join कर सकते हो, लर्निंग IBF लर्निंग सेंटर. सो चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 5 इज अबाउट AML लेजिस्लेशंस एट नेशनल लेवल. तो कल हमने जो स्टडी करी लेजिस्लेशंस, दोज वर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट. हमने देखा कि इंटरनेशनली क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस ने रूल्स बनाए हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एट नेशनल लेवल. मोस्टली देखो क्या होगा, सिमिलर ही रहने वाली है. जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करा गया वो ही कंट्रीज ने अप्लाई करा है, बट सिंस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सोशल फैक्टर होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें थोड़े से क्या लाने पड़े, वेरिएशंस लाने पड़े, राइट. वाई? बिकॉज ऑफ सम सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लो कुछ जापान के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड जिसके अंडर वो क्या कर सकता है, बेटर ट्रैक कर सकता है कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी को. तो उन्होंने उस पर्टिकुलर लॉ को इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, बट सिंस इंडिया के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, लॉज को स्ट्रिक्ट बना के उस चीज को अपनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या रहना होगा, अवेयर रहना होगा. तो इस तरह से सोशल फैक्टर हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या आएंगे, कुछ वेरिएशंस आएंगी. द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशंस. तो ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CE, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशंस. तो कन्वेंशन क्या है, सबसे पहली कन्वेंशन क्या है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, जो कि कब आई, 1997 में आई. इस कन्वेंशन के अंदर उन्होंने सबसे मेन फोकस किस चीज के ऊपर करा कि कौन कौन से एक्ट क्या है, नॉन पॉलिटिकल हैं और क्या फैसिलिटेट करते हैं, एक्स्ट्राडिशन को फैसिलिटेट करते हैं. ओके. तो इस कन्वेंशन के अंदर उन्होंने टेररिज्म को बेसिकली रोकने के लिए मेजर लिया, और ये मेजर उन्होंने लिया क्या है कि आप एक्स्ट्राडिशन को फैसिलिटेट करो. एक्स्ट्राडिशन को फैसिलिटेट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पर्सन एक कंट्री के अंदर क्राइम करके दूसरी कंट्री के में चला गया है, तो कंट्री B विल हेल्प कंट्री A इन प्रोसिक्यूटिंग दैट क्रिमिनल एंड उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना उसमें मदद करेगी उसकी. तो इस तरह से ये इन्होंने कन्वेंशन बनाया ताकि जो लोग दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं वहां पर हम क्या कर सके, क्राइम को रोक सके. सो दिस इज फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन प्रोसिक्यूटिंग टेररिस्ट, बिकॉज टेररिस्ट एक जगह पे अटैक करके दे विल जस्ट सिंपली रन अवे टू अदर कंट्री. तो उस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, डिमोट करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं. देन वी हैव यूरोपियन कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम. प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम क्या हो गया कि जो भी आप पैसे को आप मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हो, जो कि आपने क्राइम करके पैसा कमाया है, उसकी लॉन्ड्रिंग मीन्स उसको वॉश करके क्लीन में कन्वर्ट करना. उसकी सर्च, उन प्रोसीड्स को ढूंढना. सीजर, उस प्रोसीड को क्या करना, सीज कर लेना, लाइक अपने पास रख लेना. एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड भी क्या हो गया कि उस एसेट को अपने पास कॉन्फिस्केट करके रख लेना ताकि क्रिमिनल उस एसेट को यूज ना कर पाए, राइट. तो क्रिमिनलाइज इस कन्वेंशन के अंदर मेन मेजर क्या लिया गया, तो इसका मेन मेजर था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है वो क्या है, एक क्रिमिनल प्रोसेस है. ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके. तो ये यूरोपियन कन्वेंशन के अंदर भी उन्होंने ये चीज करी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी प्रोसीड होंगे दे आर क्रिमिनल प्रोसीड्स, ठीक है. एंड मनी वो क्या है, क्रिमिनलाइज हो जाएगा, और उसकी कॉन्फिस्केशन को अलाउ किया गया कि आपको अगर ऐसे डाउट होता है, कोई भी एविडेंस है आपके पास कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होने वाला है या मनी लॉन्ड्रिंग में ये प्रोसीड्स इन्वॉल्व हैं, देन गवर्नमेंट लॉ ने राइट क्या दे दे कि आप उस पैसे को कॉन्फिस्केट कर सकते हो, पैसा हो गया या एसेट हो गया, कुछ भी हो गया, राइट. तो इससे क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क क्या हो गया, हमारा स्ट्रेंथन हो गया. देन वी हैव यूरोपियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव. तो इन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए, डायरेक्शंस इशू किए, जो किस चीज में मदद कर रही है, इन ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस एंड ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने में और STR की रिपोर्टिंग करने में, राइट.
तो कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करने के लिए बैंक्स के पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए, राइट, कि ट्रांजैक्शन को भी कैसे मॉनिटर करना है। तो ये सारे गाइडलाइंस इन्होंने हमें किस में दिए हैं, इन यूरोपियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव, जो कि इशू किया फ्रॉम 1990 टू 2020। मीन्स ये रेगुलर बेसिस पे इस चीज को क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। देन इसका बेनिफिट क्या हुआ, इट एस्टैब्लिश स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस रूल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रूल बन गए। तो हमने तीन चीजें देखी हैं कि यूरोपियन कन्वेंशन क्या क्या हुई है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ने तीन काम करे हैं। सबसे पहले टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मेन किस चीज को उन्होंने प्रमोट करा है, एक्स्ट्राडिशन को उन्होंने प्रमोट करा है, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े। देन मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड वाले जो भी होंगे उनको क्या किया, क्रिमिनलाइज किया एंड उसकी कॉन्फिस्केशन को अलाउ किया। उसके बाद डायरेक्टिव इशू करे हैं ताकि बैंक्स के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए कंप्लायंस रूल बनाना और उनको फॉलो करना। ओके, एंड अगर आपको कुछ भी सर्टिफिकेशन और कोर्सेज और लेने हैं देन यू कैन डाउनलोड ऐप फ्रॉम दिस लिंक। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए इन पीडीएफ तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर एंड वी विल प्रोवाइड यू द नोट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन द यूनाइटेड स्टेट। यूएसए में क्या क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैंक सीक्रेसी एक्ट। तो बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंदर उन्होंने मेनली क्या प्रोविजन लाई कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग, यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस ट्रांजैक्शन, ताकि इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए इजी रहे, हमारे लिए इन फ्यूचर ट्रैक करना इजी रहे। बैंक के ऊपर क्या लगाई, बैंक सीक्रेसी एक्ट ने रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लगाई कि अगर कुछ भी आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखती है यू हैव टू रिपोर्ट। एंड थर्डली केवाईसी को इम्प्लीमेंट करा गया कि आपके पास कस्टमर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना इजी हो गया। देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 1986 इन यूएसए। इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा, मनी लॉन्ड्रिंग को एक फेडरल क्राइम डिक्लेयर कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग भी अगर आप करोगे तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम एंड आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। ओके, तो क्रिमिनलाइज स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देन एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट 1988 में आया। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक्सपैंड रिपोर्टिंग टू रियल एस्टेट एंड कार डीलर, बिकॉज इन चीज़ों के थ्रू क्या हो रहा था, ड्रग्स के प्रोसीड को ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर किया जा रहा था टू कॉम्प्लिकेट द ट्रांजेक्शन्स। ट्रैकिंग मुश्किल करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को यूज़ किया जा रहा था, कार वाले सेक्टर को यूज़ किया जा रहा था। तो वहाँ पर इन सेक्टर के ऊपर क्या करा, एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट के अंदर यूएसए में फिर इन लोगों के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लगा दी कि आप लोगों को ये चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी होगी। अब सिंस इन लोगों को रिपोर्टिंग करनी होगी गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होने लगी, कम होने लगी। इट स्ट्रेंथन ट्रैकिंग ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो। देन वी हैव एनोन्जियो वाइली एएमएल एक्ट। तो ये पर्टिकुलरली ये एक्ट किसके ऊपर आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही ये एक्ट पूरा फोकस्ड है। एंड इसके अंदर मेन हाईलाइट क्या है इस एक्ट का, कि इसने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, किसको लगेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है देन दे हैव टू इश्यू रिपोर्ट। एंड इन रिपोर्ट को क्या बोल रहे हैं, SAR। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी did STR right, suspicious transaction report, this is your suspicious activity report कि अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी लग रही है सस्पिशियस देन यू हैव टू रिपोर्ट। एंड इसमें मेनली किन चीज़ों के ऊपर फोकस हो गया, जो वायर ट्रांसफर्स हो रहे थे इंटरनेशनली, जो मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही थी उस चीज़ को इसने मेनली रोका। Then we have Money Laundering Suppression Act that came out in 1994 एंड इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, बैंक के ऊपर मैंडेटरी करा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप AML ट्रेनिंग को इम्प्रूव करो। यू टीच योर स्टाफ, यू टीच योर बैंकर्स हाउ टू ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन। इन्होंने बैंक के ऊपर जिम्मेदारी डाली बिकॉज बैंक का क्या हो रहा था, बैंक को एक मीडियम यूज की तरह यूज किया जा रहा था फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स, फॉर हाइडिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो इसलिए बैंक के ऊपर इन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने स्टाफ को मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ट्रेन करो। तो इसके अंदर क्या हो गया, मॉनिटरिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट में हेल्प हुई। देन वी हैव नंबर 6 मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम स्ट्रेटजी एक्ट। तो ये एक्ट के अंदर उन्होंने बेसिकली क्या करा है, हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरियाज एस्टैब्लिश कर दिए कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फाइनेंशियल क्राइम्स क्या हो रहे हैं,
मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड क्राइम्स जहाँ पे होते हैं, वो एरियाज को डिफाइन कर दिया। एंड उन जोन्स में जब जब एक जोन डिफाइन हो गया, राइट, जब आपको पता है कि दिस इज द होल एरिया, लेट्स से दिस इज द होल एरिया वेयर यू कैन engage in financial activities, but पूरे एरिया में जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज लेट्स से योर रेड जोन, योर डेंजर जोन, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरिया। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट कि आप अगर इस जगह पे ऑपरेट कर रहे हो देन लॉज विल बी लीनियंट, आपके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे, बट अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर क्या करें, लगा दें। तो इस तरह से इन्होंने एरियाज डिफाइन कर दिए एंड उस चीज को, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में हेल्प करी। फोकस ऑन एएमएल एफर्ट ऑन हाई रिस्क जोन। देन वी हैव नंबर 7, यूएसए पेट्रोइट एक्ट। तो यूएसए पेट्रोइट एक्ट क्या करता है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को क्रिमिनलाइज कर रहा है कि अगर आप किसी को फंडिंग दे रहे हो जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, या आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि शेल बैंक्स को प्रमोट कर रही है, तो ऐसी चीजों को क्रिमिनलाइज करा गया है। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कुछ एक्ट्स हैं। एंड देन लास्ट वी हैव इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट 2004। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के थ्रू ही सबसे ज्यादा टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। अगर आपने अब तक एक थीम फॉलो किया हो तो वायर ट्रांसफर के थ्रू क्या हो रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है। तो इसीलिए उसके ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को स्ट्रिक्ट करा गया ताकि ओवरसाइट हम ओवरसी कर सके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को, और वहां से हमें पता लग जाए कि कहीं इन फंड्स को टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा, राइट। दीज आर योर एक्ट्स और लेजिस्लेशन जो कि किसने लगाया है, यूनाइटेड स्टेट ने। बैंक सीक्रेसी एक्ट की रिकॉर्ड कीपिंग करो, केवाईसी मेंटेन करो। मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट की मनी लॉन्ड्रिंग करना क्या है, एक फाइनेंशियल क्राइम है। एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट, इसने क्या किया, कुछ सेक्टर के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लगाई जहां पे क्या हो रहा था, ड्रग्स के मनी को ज्यादा यूज किया जा रहा था। एनोन्जियो वाइली एएमएल, इसमें क्या हो गया, सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया। देन वी हैव मनी लॉन्ड्रिंग सप्रेशन एक्ट। यहाँ पे बैंक के लिए क्या मैंडेटरी करा कि आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम स्ट्रेटजी एक्ट, जो कि स्ट्रेटजी वाले फाइनेंशियल क्राइम जिस एरियाज में ज्यादा हो रहे थे उनको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरिया डिक्लेयर कर दिया, एंड वहां पर लॉज को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। यूएसए पेट्रोइट एक्ट कि तुम फाइनेंसिंग अगर करो देन दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एंड एट लास्ट इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर क्या किया, वायर ट्रांसफर के ऊपर रिपोर्टिंग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो एक समरी यहाँ पे दी हुई है रिगार्डिंग की एएमएल लेजिस्लेशन अक्रॉस रीजन्स। तो हमने अभी तक 2 स्टडी करे हैं, यूरोप और यूएसए का। तो हम देख लेते हैं यूरोप ने क्या क्या किया, डायरेक्टिव इशू किए जहाँ पे गाइडलाइंस दी कि आप एएमएल की रिगार्डिंग कैसे ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, आप कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकते हो। काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ने क्या करा, उसने कुछ कन्वेंशन निकाले जिसके अंदर मेन काम क्या उन्होंने किया, एक्स्ट्राडिशन पे फोकस किया। एक्स्ट्राडिशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, क्रिमिनल प्रोसीड को कॉन्फिस्केट करने का राइट दिया। एंड नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इन्होंने क्या दिए, रेगुलेशन बनाए कि आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सारे रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स इन्होंने किसके अंदर दिए, एएमएल डायरेक्टिव के अंदर दिए। यूएसए ने क्या किया, कुछ एक्ट लाए, बैंक सीक्रेसी एक्ट, यूएसए पेट्रोइट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग सप्रेशन एक्ट, इस तरह के एक्ट लाए। तो मेनली उसमें क्या उन्होंने करा है, ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करो और टेररिज्म फाइनेंसिंग को क्या करो, प्रिवेंट करने के लिए करा। देन आगे ये वाले हम पढ़ने वाले एशिया पैसिफिक। तो इन्होंने क्या करा है, एपीजी एएमएल फ्रेमवर्क लगाया जो कि रीजनल कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट में हेल्प करते हैं। एंड देन वी हैव कैरिबियन में कौन से मेजर्स लगे हैं, CFATF कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एएमएल मेजर लगाए हैं एंड इट स्ट्रेंथन्स क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। ओके, हमने ऊपर एक फ्रेज देखा, हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरिया। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरिया क्या है, अ डेजिग्नेटेड रीजन मींस लॉ के अंदर उस चीज को क्या किया, डिक्लेयर कर दिया गया, एक एरिया जहां पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइम्स आर प्रेवलेंट, कि फाइनेंशियल क्राइम्स वहां पर होते हैं। एंड दोज एरियाज रिक्वायर व्हाट,
एक्स्ट्रा लॉ एनफोर्समेंट फोकस मीन्स वहां पर हमें लॉज को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, तो ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी फाइनेंशियल क्राइम एरिया. Let's see some other AML legislations that are implemented in UK and Australia, because हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नेशंस के AML लॉज को पढ़ रहे हैं. तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या क्या लॉज को लाया गया है वो देखते हैं. तो मेनली उन्होंने 4 लॉज लाए, ठीक है. एंड यहाँ पर उन्होंने रेगुलेशन बनाई नॉट इन जस्ट फाइनेंशियल सेक्टर्स, इन ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर. एंड यूके के जो लॉज हैं वो अभी जो हमारे प्रिवलेंट इश्यूज हैं, जो हमारे इमर्जिंग इश्यूज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, दैट इज योर क्रिप्टो एसेट्स, कस्टमर की ड्यू डिलीजेंस, टेररिज्म फाइनेंसिंग, तो इन सारी चीज़ों को भी क्या करते हैं, ये कवर करते हैं. तो लेट्स जस्ट सी कि यूके में क्या क्या लॉज हैं रिगार्डिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. सबसे पहले आता है Proceeds of Crime Act 2002, which was amended in 2013 and 2015. Irrelevant, but okay. तो इस एक्ट का पर्पस क्या था, इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या मेनली इम्प्लीमेंट करा, दैट क्रिमिनल प्रोसीड्स को सीज करने का और कॉन्फिस्केट करने का राइट दे दिया लॉ को. ओके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को राइट दे दिया किस चीज का, कि आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल प्रोसीड अगर आपको मिलती है देन यू कैन कॉन्फिस्केट एंड सीज देम. देन मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2007. तो मनी लॉन्ड्रिंग के रेगुलेशन लाए गए, एएमएल के मेजर्स लाए गए, जो कि हमने अभी तक जो भी देखा इंटरनेशनली भी अगर हम देख रहे थे या कंट्रीज में भी देख रहे थे, मेन फोकस वाज ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स की बैंक्स क्या कैसे कैसे चीजें करके क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करेंगे. बट यूके के अंदर उन्होंने क्या करा, एएमएल मेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पुट ऑन करिए नॉट जस्ट ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर बट ऑल्सो ऑन द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर. तो नॉन फाइनेंशियल के अंदर क्या कौन कौन आ गए, ऑडिटर्स आ गए, जो कंपनीज का ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप, सिंस यू हैव ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके पास उनके पूरे फाइनेंशियल्स हैं, आप देख सकते हो, आप इजीली ट्रेस कर सकते हो. बैंक्स के पास तो उनकी जस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, बट ऑडिटर के पास क्या है, उनकी पूरी डिटेल है. तो ऑडिटर के लिए बेटर इजी रहता है मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रेस करना, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी. सिमिलरली टैक्स एडवाइजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनाएगी, क्योंकि टैक्स एडवाइजर किस चीज में मनी हेल्प करते हैं, टैक्स इवेजन में, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में. तो उनके ऊपर अगर लॉ बना दिया तो दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल. रियल एस्टेट एजेंट, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर में भी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं. तो आप एक चीज देखो, यूके में अच्छा लोग कैसे हो गया एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं पकड़ा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आप कर रहे हो, तो उन्होंने ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली. टैक्स इवेजन में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, कि टैक्स की जो एडवाइस दे रहा उनको कि आप टैक्स चोरी ऐसे करो, ठीक है, तो उस बंदे की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसको पता होगा कि मैं फंस सकता हूँ, तो वो एडवाइस भी उस हिसाब से देगा. रियल एस्टेट में भी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर बना दिया. कसिनोज में ज्यादा होती है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली. तो इस तरह से इन्होंने अलग नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को भी पकड़ के क्या करा है, मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स को स्ट्रिक्ट बनाया. देन टेररिज्म एक्ट 2000, इसमें क्या करा है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर मेनली फोकस करा कि फंड रेजिंग एंड ट्रेनिंग फॉर टेररिज्म को क्या करा है, प्रोहिबिट करता है, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता है. मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड रेगुलेशन 2017, इसके अंदर क्या हो गया कि बैंक्स के ऊपर हमने मैंडेटरी कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमने मैंडेटरी क्या करा है कि आपको रिस्क असेसमेंट करनी होगी फॉर स्ट्रेंथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. एंड आपका स्कोप जस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए, आपको क्रिप्टो एसेट्स में भी ध्यान देना, बिकॉज आजकल इसके थ्रू ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है. एंड इट मैंडेट्स व्हाट, ड्यू डिलीजेंस आपको करनी जरूरी है. देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से क्या हो रही है, मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया का की फोकस क्या है, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस. यूके ने मेन 4 लॉस लाकर अपना इम्प्लीमेंट करा, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस कर रहा है. एंड उन्होंने एक गवर्नमेंट बॉडी स्टैब्लिश करी, दैट इज व्हाट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड एनालिसिस सेंटर.
तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना होगा एंड ये लोग क्या करेंगे, उसको एनालिसिस भी करेंगे। और इस डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफिस का क्या काम है, इट हैज़ टू ओवरसी द इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस। ओके, बिजनेसेस को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा एंड दे हैव टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रहा है, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस हो रही है। तो मेन रेगुलेशंस क्या क्या वहाँ पे लगाई गई हैं, 3 मेन रेगुलेशंस हैं। सबसे पहली है AML एक्ट 2006, फिर है AML रूल्स 2007, फिर है AML रेगुलेशन। मीन्स उसी एक्ट के आप एक तरह से पार्ट्स कह सकते हो। तो मेन AML एक्ट क्या है, जिसके अंदर लॉ उन्होंने पूरा बना दिया। फिर उस लॉ के अंदर क्या हो गया, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मेनली अगर आप देखोगे ना, कोई भी लॉ होता है तो उसमें यही होता है कि सबसे पहले एक्ट होता है, लॉ बनाते हैं, फिर उसका प्रोसीजरल पार्ट रूल्स बना के बताते हैं कि हमने ये जो आपके ऊपर लेट्स से अगर हमने कोई ऑब्लिगेशन डाली है रिपोर्टिंग की, तो उसको आपने कैसे कैसे फॉलो करना है, उसका प्रोसीजर बताते हैं इन द रूल्स। देन रेगुलेशंस बनाते हैं कि किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन किसके ऊपर बनाई है, ईरान काउंटर मेजर, मतलब ईरान के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए उन्होंने स्पेशल से अलग से रेगुलेशन निकाली है ऑस्ट्रेलिया ने। इट प्रोहिबिट्स हाई रिस्क ट्रांजेक्शन विद ईरान। AML रूल्स के अंदर क्या हो रहा है, इट एस्टैब्लिश कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और AML लॉ क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेजिग्नेटेड बिजनेसेस को कवर कर रहा है, दैट यू हैव टू implement anti-money laundering laws. Okay, so these are your regulations that are implemented by Australia. मेन समरी आप यहाँ से दोबारा देख सकते हो। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मतलब हमने ऊपर अब तक जितना भी पढ़ा वो एक बारी में हमें सारा याद आ जाएगा कि यूके ने क्या किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट लाया, टेररिज्म एक्ट लाया, मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन लाए, जिससे क्या हो रहा है, इलीगल फंड को सीज करने का राइट मिला, ड्यू डिलीजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डली एंड क्रिप्टो को भी उन्होंने इंक्लूड करा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, AML एक्ट लाए, AML के रूल्स लाए एंड ईरान काउंटर मेजर लेकर आए। बेसिकली क्या हो गया कि ये सेंटर इस्टेब्लिश करा जो कि इंटरनेशनल काउंटर मेजर्स एंड इंटरनेशनल काउंटर मेजर्स भी इस्टेब्लिश किए। दिस वाज योर चैप्टर ऑन नेशनल लेजिस्लेशन ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या फ्रेमवर्क है एंड डिफरेंसेस का रीजन क्या है। मेन रीजन क्या रहा है डिफरेंसेस का, कि जो भी हमने रीजन सीखे, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एशिया के पढ़े, हमने यूके का पढ़ा, हमने USA का पढ़ा, यूरोप का पढ़ा एंड ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा। ठीक है, तो मेनली ये कुछ रीजन्स हैं। यहाँ पर क्या है, अलग अलग सोशल फैक्टर, अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर है एंड इस वजह से अलग लॉज भी क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। बट कॉमन थीम सबका क्या था कि हमने क्रिमिनलाइज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग को, राइट। हमने राइट दे दिया सीजर का, कॉन्फिस्केशन का ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। हमने ड्यू डिलीजेंस को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। एंड हमने और क्या करा, क्रिमिनल टेररिज्म फाइनेंसिंग को क्या कर दिया, क्रिमिनलाइज कर दिया। एंड बैंक के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमने डाली है। यही सारी चीजें करी है ना अलग अलग लॉज ने, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है सब में, बस। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।